श्री भजनलाल शर्मा का उदयपुर का ये दौरा आज दोपहर 2 बजे उदयपुर के लिए रवाना होंगे। 3 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही 3:55 पर सहेलियों की बाड़ी जाने का भी उनका कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 4 से 5 बजे सहेलियों की बाड़ी में एट होम में करेंगे शिरकत। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एट होम का आयोजन है और शाम करीब 6:30 बजे फतेह सागर की पाल जाएंगे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। तो रात 8 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। 26 जनवरी को उदयपुर में तिरंगा फहराएंगे मुख्यमंत्री। 8:55 पर सर्किट हाउस से रवाना होंगे। 9 बजे शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। 9:15 पर महाराणा भूपाल स्टेडियम पहुंचेंगे। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। 12:45 पर रवाना होकर 1:50 पर पहुंचेंगे जयपुर। तो फिलहाल आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा का उदयपुर का ये दौरा आज दोपहर 2 बजे उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री और 3:55 पर सहेलियों की बाड़ी जाने का कार्यक्रम है। सहेलियों की बाड़ी में एट होम में करेंगे शिरकत। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एट होम का आयोजन किया गया है। तो मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा, जरा ये जान लीजिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। आज दोपहर 2 बजे लिहाजा उदयपुर के लिए रवाना होंगे। 8 बजे रात्रि विश्राम वापस सर्किट हाउस में जाके करेंगे और 26 जनवरी का कार्यक्रम यानी कल का कार्यक्रम देख लीजिए। उदयपुर में तिरंगा फहराएंगे मुख्यमंत्री और वो वक्त होगा 8:55 पर जब सर्किट हाउस से रवाना होकर 9 बजे शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री। तो कल का कार्यक्रम काफी बिजी रहने वाला है, क्योंकि जाहिर तौर पर 26 जनवरी जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं और इस दिन मुख्यमंत्री उदयपुर के प्रवास पर रहने वाले हैं। तो सीएम का ये पूरा कार्यक्रम है, आज से लेकर कल तक सीएम उदयपुर में ही रहेंगे और उदयपुर में जो है इस दौरान कल 26 जनवरी के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, जहां पर उदयपुर में ही तिरंगा फहराएंगे मुख्यमंत्री। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करेंगे और उसके बाद कल शाम को वापस जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिन का ये कार्यक्रम सीएम का उदयपुर का रहने वाला है, जिसमें आज दोपहर 2 बजे सीएम जो है जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और कल सारे 26 जनवरी के कार्यक्रम हो जाने के बाद वापस जयपुर लौटेंगे। तो 3 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री उदयपुर में और इसके बाद 9 बजे बताया जा रहा है कि शहीद स्मारक पर जाकर पुष्पांजलि शहीदों को अर्पित की जाएगी। जयपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर कपड़ा कारोबारी के घर पर 25 लाख रुपए की लूट हुई है। ब्रह्मपुरी में गुरु नानक कॉलोनी में ये वारदात हुई है। कपड़ा व्यापारी किशन कानानी के नौकर ने ये वारदात को अंजाम दिया है। कारोबारी किशन के घर में पत्नी कंचन को अकेला पाकर नौकर घुसा है। पुराना नौकर था। चाकू की नोक पर कंचन देवी से मारपीट की है, सिर तक फोड़ डाला और फिर दराज में रखे 25 लाख रुपए लूटकर बदमाश भाग खड़ा हुआ। नाहरगढ़ रोड पर किशन कुमार की दुकान पर सन्नी चौधरी का नाम का ये नौकर काम करता था। 5 महीने पहले रुपए चुराने के आरोप में सन्नी को नौकरी से हटा दिया गया था। ब्रह्मपुरी थाना और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है। तो आप देखिए, जिस नौकर को चोरी के आरोप में ही हटाया गया, उसने एक बड़ी लूट को अंजाम दिया, वो भी 25 लाख की लूट को घर से अंजाम दिया है। कपड़ा कारोबारी के घर पर यह चोरी हुई है। 5 महीने पहले ही रुपए चुराने के आरोप में इसे नौकरी से हटाया गया था, लेकिन अपनी चोरी की आदत से बाज नहीं आया और एक बड़ी लूट को फिर 5 महीने बाद अंजाम दिया। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए गए हैं। खबर ये मिल रही है कि कारोबारी की पत्नी घर पर अकेली थी और मौका पाकर वो घर के अंदर घुसा। पत्नी के साथ मारपीट भी की गई है, उसका सर तक फोड़ दिया गया है। 25 लाख की लूट राजधानी जयपुर में, ये बड़ा मामला सामने आया है। राजधानी जयपुर के गांधीनगर इलाके में हुई लूटपाट के बाद एक बार फिर से ब्रह्मपुरी इलाके में एक नौकर ने अपने ही मकान मालकिन को बंधक बनाया, उसे चाकू की नोक पर लिया, उसके बाद लाखों रुपए की लूट करके यहां से फरार हो गई। जो पूरा मामला है वो गुरु नानक कॉलोनी का। हमारे साथ मौजूद है मकान मालिक जो बताएंगे घटना किस तरह से हुई है। किशन जी, क्या हुआ है मामला? ये लड़का हमारे पास पहले काम करता था, फिर करीब 5-6 महीने पहले हमने इनको हटा दिया। क्या नाम था? सन्नी। सन्नी नाम था, उसको हटा दिया था। उसके बाद फिर ये मतलब मेरे पास फिर नौकरी मांगने आया था 1 महीना पहले। तब मैंने कहा था मैं नहीं रखूँगा। फिर वो इधर भी मतलब मेरी मैडम से भी बात करता था
जैसे पहले जब हमारे पास काम करता था तो उसने इधर आया, बोले भाई साहब को बोला कि काम पे रख लें, तो उसने बोला कि उनसे ही बात करो, दुकान के बोले मैं नहीं करता। उसके बाद चला गया था, बात खत्म हो गई थी। कितने महीने पहले की बात है ये 1 महीने पहले की बात। ठीक है। उससे पहले हमने 5 महीने पहले निकाल दिया था। फिर इधर ऐसा घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया। आज कितने बजे की बात है? आज कब? 6:30 से 6:45 के बीच की बात है। तो ये है किशन कुमार जो बता रहे हैं किस तरीके से इनके ही काम करने वाले एक नौकर ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने फुटेज उठाए और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द नौकर जो है वो पकड़ा जाएगा और वारदात का खुलासा भी जल्द से जल्द होगा। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। विष्णु फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। विष्णु, एक बहुत बड़ी वारदात, 25 लाख रुपए लूट का ये पूरा मामला, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, करीब 6 दिन पहले गांधीनगर इलाके में 75 साल की वृद्धा को बंधक बना करके, उनके नौकरों को बंधक बना के घरेलू नौकरानी ने 60 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और उसी के बाद वो वारदात खुली भी नहीं थी। इस बीच ब्रह्मपुर इलाके में गुरु नानक नगर में रहने वाले कपड़ा कारोबारी किशन कुमार की वारदात हुई। सबसे खास बात है कि इसी नौकर सन्नी चौधरी को किशन कुमार, जो कि कपड़ा कारोबारी, उन्होंने 5 महीने पहले नौकरी से हटाया था। उसके बाद भी वो 1 महीने पहले फिर से उनके पास गया नौकरी मांगने के लिए, और जब नौकरी पर नहीं रखा तो चूंकि पहले भी ये उनके पास काम कर चुका था, उसको वो घर आता जाता था उनके यहाँ पर काम के दौरान, तो ऐसे मुझे पता था कि किशन कुमार के यहाँ पर काफी मोटी रकम रखी हुई है। और इसीलिए कल सन्नी सबसे पहले 10,000 रुपए मांगने के बहाने से किशन कुमार के गुरु नानक कॉलोनी स्थित घर में पहुंचा। वहां उनकी पत्नी कंचन, जो कि 50 वर्षीय थी, वो अकेली थी। उन्हें बहाना पाकर वो अंदर घुस गया। उसके बाद में चाकू की नोक पर सबसे पहले जमकर मारपीट की, उनका सिर फोड़ा और सिर फोड़ने के साथ साथ ही बंधक बनाने के बाद में वहां पर जो दराज में जो 25 लाख रुपए रखे थे उन्हें एक बैग में रखा और वहां से करीब आधे घंटे के बाद फरार हो गया। विष्णु, लेकिन ये बताइए, चूंकि अब पुलिस भी पहुंची है, मौके का मुआयना किया गया है, एफएसएल टीम भी हम देख पा रहे हैं वहां पर साक्ष्य जुटाए गए हैं, अब कोई लीड मिल पाई है इस चोर की? देखिए, कल देर रात तक जांच जारी थी, लेकिन उसका हुलिया सामने आया था, नाम पते सामने आए थे, उसका पता भी सामने आ गया कि वो कहाँ रहता है। ऐसे में उसके ठिकानों पर देर रात तक दबिश दी जा रही थी पुलिस के द्वारा। अभी तक ऐसे कोई आलामत नहीं मिले कि सन्नी चौधरी का कोई पुलिस को सुराग लगाया, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि वो पकड़ा जाएगा। इस बीच सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसके ऊपर बाइक पर आते और जाते हुए सन्नी चौधरी नजर आ रहा है। तो गंभीर वारदात थी, देर रात तक नाकाबंदी भी करवाई गई, क्योंकि कल ही एक रात में सांगानेर सदर इलाके में एक पति पत्नी की गोली मारकर हत्या की गई। वहीं करधनी इलाके में 3 युवकों को गोली मारी गई और कल ही ब्रह्मपुर इलाके में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया नौकर ने। तो इसमें जयपुर ने कल रात को 3 वारदातों को देखा और तीनों की वजह से जयपुर शहर की जो पुलिस की कानून व्यवस्था थी उसके ऊपर भी विष्णु, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एक ही रात में 3 बड़ी वारदात राजधानी जयपुर में है और जाहिर तौर पर ये कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा करती है, पुलिस को सवालों के घेरे में लेती है कि आखिरकार पेट्रोलिंग का जो दावा किया जाता है वो कहां दिख रहा है और पुलिस का डर बदमाशों के अंदर क्यों नहीं है। विष्णु, हमारे साथ बने रहिए। जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, करधनी थाना इलाके में युवक पर फायरिंग का ये वारदात के बाद फायरिंग करने वाले बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर करधनी थाना पुलिस पहुंची है। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भिजवाया गया। करधनी थाना पुलिस फिलहाल गोली चलाने वाले की तलाश कर रही है। जयपुर से फायरिंग का ये मामला है, एक युवक पर फायरिंग हुई है। विष्णु, हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। विष्णु, आप बता रहे थे कि एक लूट की वारदात, वो भी 25 लाख की लूट, और अब ये फायरिंग भी। नौकर ने 25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। उसी बीच जब पुलिस नाकाबंदी कर रही थी, तलाश कर रही थी, इस बीच करधनी इलाके में भी एक बदमाशों ने श्री राम नगर में, जो कि कार सवार बदमाश थे, उन्होंने फायरिंग, ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें बाइक सवार 2 युवक और एक राहगीर युवक जो है वो गोली लगने से जख्मी हो गया। पूरी वारदात आपसी रंजिश में बनाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला जो बदमाश था वो उसका नाम हनी बिहारी है और उसके साथ जो थे 3 युवक शामिल थे जो कि कार में सवार थे। इन्होंने बाइक सवार वैभव ओझा और मुकुंद जो कि बाइक पर थे उनका पीछा किया, फिर उनके ऊपर फायरिंग की। इस बीच इस फायरिंग में वैभव ओझा, मुकुंद और इसके अलावा एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश है, उसके भी गोली लगने की बात सामने आई है। तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वारदात के बाद में ए श्रेणी की नाकाबंदी जयपुर शहर में कराई और अब
जो रमनपुरी कॉलोनी में रहने वाला वैभव ओझा, नारिका फाटक का रहने वाला मुकुंद कुमावत और श्री राम नगर में रहने वाला सुरेश ढाका, तीनों को कामाटिया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। विष्णु, ये बताइए, अब आप बता रहे हैं कि आपसी रंजिश का मामला है, तो जाहिर तौर पर आरोपी जान पहचान का होगा, उसको पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है? दूसरा, ये कितने आरोपी थे जिन्होंने फायरिंग की? देखिए, जो मुख्य आरोपी है उसका नाम हनी बिहारी सामने आया। उसके साथ 3 युवक भी थे जो कि कार में सवार थे, यानी 3-4 बदमाशों ने कार में सवार होकर के 2 बाइक सवार युवकों का पीछा किया, फायरिंग की। और ये जो फायरिंग थी करधन इलाके में श्री राम नगर में हुई। तीनों के गोली लगने से जो घायल हुए लड़के, उनको कामाटिया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखना होगा कब तक पुलिस इन सभी को गिरफ्तार करती है। और चलिए आगे बढ़ते, अजमेर से आपको बड़ी खबर देंगे। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर गोली चलने का आरोप लगा है। दिल्ली जाते समय गगवाना लाटपुरा पुलिया के पास गोली चलाने का आरोप है। 2 अज्ञात बदमाशों पर गोली चलाने का आरोप। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची। विष्णु गुप्ता ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। पहले भी हत्या को लेकर विष्णु गुप्ता को धमकी मिल चुकी है। विष्णु गुप्ता को फोन पर मीडिया को अब जानकारी विष्णु गुप्ता ने दी है। आपको बताएं कि कल भी कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और 7/11 को लेकर उन्होंने कहा था कि हमने अपना जवाब दे दिया है। लेकिन अब ये जाहिर तौर पर अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। विष्णु गुप्ता जो कि याचिका करता है, उन पर गोली चलने का आरोप लगा है। हमारे संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़ गए। विष्णु गुप्ता इस वक्त परिवादी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विष्णु गुप्ता जी, सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा कि आप पर गोली चलने का जो आरोप आपने लगाया है, क्या हुआ था उस वक्त जब आप दिल्ली जा रहे थे? सर, मैं अभी करीब 6 बजे करीब अजमेर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। यानी हाईवे पर ही जैसे मैं मुड़ा हूं तो वहां पे कोई बाइक सवार 2 लोग थे। उन्होंने गाड़ी पे फायर किया है। जैसे ही फायर हुआ मैंने गाड़ी आगे भगा ली और वो लोग वापसी भाग गए। ये इलाका अभी मैं वही मौके पर, पुलिस आने वाली है, बस मैं वेट कर रहा हूँ। 1 घंटा के आसपास हो गया है जी, अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। विष्णु, आप ये बता रहे कि अभी सुबह की ये वारदात है? अभी जस्ट अभी है। अभी मौके पर एसपी साहब का फोन आया है, वो आ रहे हैं। तो ये दोनों जो बदमाश थे बाइक पर सवार थे और आप इन लोगों को नहीं जानते हैं? जी, मैं नहीं जानता। मुझे लगातार धमकियां मिल रही थी। जैसा सबको पता है, लोग कह रहे थे कि आपने अजमेर दरगाह केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर ली है, तुमको उठा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, कोई धमकी देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको पहले भी थ्रेट कॉल्स आते रहे विष्णु जी? हाँ, लगातार आ रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि अजमेर दरगाह की सच्चाई सभी लोगों के सामने आए। ठीक है, ये इलाका कौन सा है जहां पर इस वक्त आप इलाका ये गगवाना है, गगवाना जगह है जी। विष्णु जी, ये बताइए, जो बदमाश थे जब जी आप पे जब फायरिंग कर रहे थे तो क्या इन्होंने कुछ कहा आपसे? नहीं, मैं तो गाड़ी में सर मैडम ठंड पड़ रही है, गाड़ी के शीशे बंद थे, इतनी ठंड पड़ रही है तो मैं शीशे नहीं खोलूंगा। साइड से आके किसी ने, बाइक सवार 2 लोग थे, उन्होंने फायर किया है। और जब जैसे ही फायर हुआ, मैंने गाड़ी को आगे दौड़ाया है हमारे ड्राइवर ने, और वो लोग वापसी ही लौट के चले गए। किस पर शक है आपको? है शक किस पर है? सर के वही लोग हैं, ये जो दरगाह के संबंधित है लोग हैं, जो उन्हीं लोगों ने हमला कराया है। पक्का मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सरवत चिश्ती नाम का व्यक्ति है, वो लगातार उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं कि तुम यहाँ आओगे तो आप देख लो। इससे पहले भी जब मैं आया था अजमेर तो मुझे जानलेवा हमला करने की धमकी दी गई थी। उसकी भी मैंने शिकायत थाने में दी है अजमेर में। ठीक है, इससे पहले भी विष्णु जी आप फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े थे, आपका ये कहना था मैंने सिक्योरिटी की मांग की है, क्या वजह है? मैंने दिया है, मैंने लेटर लगातार दिल्ली से लेके यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगातार धमकी आ रही है और कोई भी सुन नहीं रहा। और मैं यहाँ ये कि आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अच्छा, गोलियां कितनी चली हैं? आप बता रहे हैं कि 2 अज्ञात बदमाश जो बाइक पर, एक गोली चली है जी, एक गोली चली और आपसे कुछ नहीं कहा उन्होंने? गोली मारकर
नहीं, वहां से फरार हो गए। गोली मार के जैसे ही गोली चली मुझे लगा कि कुछ हुआ है, तो वैसे ही मैं गाड़ी हमने आगे भगा ली। तो गोली कहाँ, हवा में फायरिंग की? गाड़ी में लगी है, गाड़ी में गोली लगी है, गाड़ी में गोली लगी है, आप बता रहे हैं जी। आप बता रहे 1 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं पहुंचा वहां पर। विष्णु जी, हाँ जी, अभी तक कोई भी पुलिस अधिकारी वारदात के जो घटना स्थल है वहां पर नहीं पहुंचा है। ये पड़ा ना विष्णु जी, आपको आवाज मिल रही है? मेरा सवाल आप तक पहुंच रहा है? छोड़ देना, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विष्णु गुप्ता। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे थे और अशोक अब हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। अशोक, अभी विष्णु गुप्ता जो परिवादी हैं इस पूरे मामले के, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे। उनका ये कहना है कि उन पर गोली चलाई गई है, उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई है और अभी वो वारदात वाली जगह पर ही मौजूद हैं। क्या है ये पूरा मामला, किस वक्त की ये घटना है? क्योंकि वो लगभग 1 घंटे पहले बता रहे हैं, अभी तक पुलिस अधिकारी भी नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, विष्णु गुप्ता कल यहाँ अपने वादी के कारण यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ पर अपनी सुनवाई की थी। 7/11 के एप्लीकेशन को लेकर उन्होंने जवाब पेश किया और इसके बाद जब आज सुबह वह अपने घर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, इसी दौरान उनका ये कहना है कि गगवाना जो या अजमेर से करीब 14-15 किलोमीटर दूर है, वहां बाईपास पर लाडपुरा पुलिया के नीचे अज्ञात 2 बदमाश थे। उन्होंने ये फायरिंग की है और एक गोली जो है उनकी गाड़ी पर लगी है। इस मामले की सूचना पर गेगल थाना पुलिस जो संबंधित थाना पुलिस है वो जो है वहां पर पहुंचने की बात यहाँ पर वो कह रहे हैं। अभी फिलहाल उनका कहना है कि 2-5 मिनट पहले ही वो जो पुलिस है उनको उन्होंने जो है जानकारी मिली थी और वो जो है पहुंचने वाली है। तो इस मामले में भी एक सनसनीखेज मामला हो जाता है, क्योंकि उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। सुरक्षा की मांग को लेकर भी उन्होंने कई बार एप्लीकेशन दिए हैं। किशनगंज थाने में पहले भी उन्होंने जो है इस मामले को लेकर एप्लीकेशन दी थी कि भाई उनको लगातार धमकियां मिल रही है। पहले भी बाहर इंटरनेशनल कॉल से उनको धमकी मिली थी। यह भी जो खबर है न्यूज़ 18 में सबसे पहले चलाई थी। उसके बाद एक बार फिर जो है आज उन्हें जो है धमकी मिली और उन्होंने मीडिया से भी दरख्वास्त लगाई कि जो खबर है उसको सही से तरीके से दिखाएं, जिससे कि उनको सुरक्षा जो है वो सही समय पर मुहैया हो जाए। क्योंकि जरूरी है कि जिन्होंने गोली चलाई उनको पकड़ा भी जाए और आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या है, कौन वो लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। हालांकि विष्णु गुप्ता खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी फोन लाइन के जरिए और उन्होंने जरूर ये कहा कि वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये पूरा मामला जो है उस पर फैसला कोर्ट की तरफ से आए। जो कि कौन है विष्णु गुप्ता, ये भी अपने दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। अपने दर्शकों को बता दें कि विष्णु गुप्ता वही याचिका करता है जिन्होंने अजमेर दरगाह को लेकर दावा किया है कि ये हिंदू मंदिर है और इसका सर्वे होना चाहिए। इसी मांग को लेकर कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में एक कोचिंग छात्र को बंधक बनाकर मारपीट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। छात्र अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। परिजनों के मुताबिक बदमाशों ने छात्र का किडनैप कर 5,000 रुपए की डिमांड की। घबराए छात्र ने पैसे देने के लिए सहमति जताई तो बदमाश छात्र को हॉस्टल में छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो छात्र को किडनैप करने का ये मामला सामने आया है। बदमाश छात्र को हॉस्टल में छोड़कर फरार हो गए हैं। मैं उतरू फ्लैट से पहले, जब नहीं उतरा तो मेरा फ़ोन नंबर अरेंज करा उसने, क्योंकि उसके साथ नहीं रहता था, क्योंकि वो मेरी कोचिंग में था, सेम क्लास में था और हम सेम वो कहाँ का रहने वाला है, वो ग्वालियर एमपी का। क्या डरा हुआ था, सहमा हुआ था, 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकला। तो फिर उसके बाद हमें लगा कि क्यों नहीं निकल रहा, क्या बात होगी। तो पड़ोस फिर हमने पूछा कि टेकर तो कह रहा 5-6 दिन पहले कुछ हो, 2 दिन पहले 4-5 लड़के आए थे। फिर हमने कुछ इसके फ्रेंड से पता करा तो वो कह रहा। अलवर में त्रिहान होम डेवलपर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। पहले दिन की छापेमारी में टीम को 5 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो का सोना भी मिला। इनकम टैक्स विभाग की टीम त्रिहान होम डेवलपर्स के करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें अलवर के अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद के ठिकाने भी शामिल हैं। इस बीच ग्रुप डायरेक्टर और उनके साथी से भी पूछताछ की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। त्रिहान होम डेवलपर्स के ठिकानों पर छापेमारी, 5 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद। अघोषित लेन देन से जुड़े कागजात जब्त। दूसरे दिन भी अलवर समेत दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट कंपनी त्रिहान होम डेवलपर्स के 20 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। टीम को अब तक 5 करोड़ कैश
और 4 करोड़ 30 लाख का 5 किलो सोना मिला है। IT टीम को रियल एस्टेट की डील में अघोषित धन के लेन देन के व्हाट्सएप चैट के ब्यौरे भी मिले हुए हैं। साथ ही अघोषित लेन देन से जुड़े कागजात और प्लॉट और फ्लैट्स के बेचने में कैश लेन देन के ब्यौरे से जुड़े कागजात भी मिले हैं। हालांकि दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान मीडिया की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय से त्रिहान ग्रुप पर टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी। गेट पर जो गार्ड है यहाँ मौजूद है और यहाँ पर जो है गेट बंद कर दिया गया है। अधिकारी जो है अंदर अपने दस्तावेज खंगालने में लग रहे हैं। इसके अलावा जो टीम है वो अंदर बैठ के जो है दस्तावेज खंगाल रही है। साथ में जो प्रॉपर्टी के जो कागजात है उनको भी खंगालने में लगी हुई है। और यहाँ पर ऐसा सुनने को भी मिला है कि यहाँ करोड़ों रुपए की जो वो है मामला वो भी सामने आ रहा है कि या करोड़ों रुपए जो है बरामद होने की भी सूचना मिल रही है। रियल एस्टेट कंपनी त्रिहान होम डेवलपर्स के जिन 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई, उनमें अलवर में 7, गुरुग्राम में 7, फरीदाबाद के 6 ठिकाने शामिल हैं। कई टीमें तीनों शहरों में दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। कार्रवाई में करीब 50 गाड़ियां और 150 अधिकारियों की टीम ने हिस्सा लिया। इस दौरान कंपनी के सभी डायरेक्टर और अधिकारियों के फोन भी जब्त किए गए। सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान बड़े स्तर पर टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। हालांकि विभाग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इस IT रेड से 2 दिन पहले अमृत कलश सोसाइटी के एक फ्लैट में रहने वाले आनंद गुप्ता के त्रिहान होम डेवलपर्स के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराई गई थी। 6 दिन पहले शालीमार आवासीय सोसाइटी के अमृत कलश में आनंद गुप्ता के फ्लैट में आग लग गई थी। फ्लैट मालिक आनंद का आरोप था कि फ्लैट में घटिया क्वालिटी की वायर लगाई गई है। इसमें शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। बता दें कि ये सोसाइटी त्रिहान होम डेवलपर्स की सबसे बड़ी सोसाइटी है।